मूवी की शुरुआत में हम थॉमस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले एक FBI एजेंट था, लेकिन एक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के चलते थॉमस को FBI एजेंट का काम छोड़ना पड़ा। अब वो लंदन में अपनी पहचान बदलकर एक आम जिंदगी जी रहा है। वो हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करता है और फिर वो अपनी 7 साल की बेटी कैरली को उसके स्कूल छोड़कर अपनी जॉब पर चला जाता है। अब रात के वक्त जब थॉमस सारा काम खत्म करके सोने जा रहा था तो उसकी नजर अपने घर की खिड़की पर पड़ती है, जहां उसे बहुत तेज रोशनी दिखाई दे रही थी। ये सब देखने के बाद थॉमस खिड़की के पास जाकर बाहर रोड पर नजर मारता है और तभी उसे पता चलता है कि कुछ लोग उसके घर की तरफ ही आ रहे हैं। अब वो जल्दी से अपने घर के गेट की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता 3 गुंडे उसके घर में घुस आते हैं और फिर वो बिना वक्त गवाए थॉमस पर हमला कर देते हैं। थॉमस उन सब का डटकर सामना करता है, लेकिन आखिर में वो सभी बेसबॉल बैट का इस्तेमाल करके थॉमस को घायल कर देते हैं। तभी कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उन गुंडों ने उसकी बेटी को पकड़ लिया है। अब ऐसे हालातों में थॉमस बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए वो उन गुंडों से कहता है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मेरे घर से ले जा सकते हो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करना। फिर उन गुंडों का बॉस माइकल जवाब देता है कि मुझे मेरा कोकीन वापस चाहिए। अगर तुम मेरा माल मुझे वापस कर दोगे तो मैं बिना कोई हंगामा किए यहाँ से चला जाऊंगा। ये बात सुनकर थॉमस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और माइकल से कहता है, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरे पास कोई कोकीन नहीं है। मुझे लगता है कि तुम लोग गलत एड्रेस पर आ गए हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे घर के बिल पर एड्रेस चेक कर सकते हो। अब ये बात सुनते ही वो लोग बिल पर लिखा एड्रेस चेक करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो लोग सच में गलत एड्रेस पर आ गए हैं। लेकिन अब माइकल थॉमस को जिंदा नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि उनके जाते ही वो पुलिस में कंप्लेंट जरूर करेगा। इसलिए माइकल थॉमस और उसकी बेटी को मारने का फैसला करता है। इसी दौरान कहीं न कहीं थॉमस को भी ये समझ में आ जाता है कि माइकल उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब जैसे ही माइकल उसको गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो मौका मिलते ही उसकी गन छीनकर उसका ही खेल खत्म कर देता है और बिना वक्त गवाए बाकी दोनों आदमियों को भी निपटा देता है। फिर वो अपनी बेटी के पास आकर उसे अच्छे तरीके से चेक करता है और जब उसे पूरी तसल्ली हो जाती है कि उसकी बेटी एकदम सही है तो वो पुलिस को कॉल करने का फैसला लेता है। लेकिन इसी दौरान उसे बहुत तेज चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उन गुंडों ने उसके सिर पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया था, जिसका असर अभी तक नहीं गया, इसलिए वो चक्कर खाकर जमीन पर ही गिर जाता है। अगले सीन में हम थॉमस को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां आंख खुलते ही उसे पता चलता है कि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। अब ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है डिटेक्टिव क्वीन की, जो थॉमस को बताता है कि तुम्हारे ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं, इसलिए तुम्हें कोऑपरेट करना होगा। लेकिन थॉमस गुस्से में जवाब देता है कि वो सभी गुंडे मेरे घर में घुस आए थे, जिसकी वजह से मुझे अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए उन्हें मारना पड़ा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर क्वीन उसको कहता है, तुम्हें मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और इतना कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। तभी थॉमस को टीवी के जरिए पता चलता है कि उसे हर न्यूज चैनल पर एक कातिल की तरह ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसकी नकली पहचान की वजह से पुलिस को उसका कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं मिला, इसीलिए वो लोग उस पर शक कर रहे हैं। अगले सीन में हम एक नर्स को देखते हैं जो थॉमस के पास आकर उसे बताती है कि तुम्हारा लॉयर तुमसे बात करना चाहता है। अब फोन पर बात करते वक्त थॉमस को पता चलता है कि उसका लॉयर कोई और नहीं बल्कि रे है, जो उसके साथ FBI में ही काम किया करता था। फिर रे थॉमस से कहता है, मेरे भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं 2 घंटे में तुम्हारे पास पहुंचकर तुम्हें इस झमेले से बाहर निकाल लूंगा। अब थॉमस रे का फोन नंबर नोट करके जानबूझकर पेन को जमीन पर गिरा देता है ताकि वो नोटपैड पर लगी पिन को चुरा सके। फिर जैसे ही नर्स रूम से बाहर जाती है, थॉमस बहुत ही होशियारी से अपनी हथकड़ियां खोल लेता है और फिर वो सही मौका मिलते ही रूम के बाहर खड़े पुलिस वाले को ठिकाने लगाकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन इसी दौरान 2 पुलिस ऑफिसर उसे एक बार फिर से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन थॉमस तो बड़ी ही आसानी से उनको भी धूल चटा देता है। अगले सीन में हम कूपर नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जो आर्म डीलिंग का काम किया करता था। इस वक्त कूपर अपने क्लाइंट से बात कर रहा था जो उसके हथियारों में कमी निकाल रहे थे। अब ये सारी बातें सुनकर कूपर
अपनी गन्स को चेक करता है और पता चलता है कि उसकी सभी गन्स एकदम सही है। इसलिए वो गुस्से में आकर अपने क्लाइंट को मौत के घाट उतार देता है क्योंकि उन्होंने बेवजह ही कूपर के हथियारों को खराब बताया। इसी दौरान यहाँ पर हैना नाम की एक औरत आती है जो कूपर की सेक्रेटरी थी। वो अपने फोन में न्यूज चैनल का एक वीडियो प्ले करके कूपर को बताती है कि हमें थॉमस की लोकेशन का पता चल गया है, इसलिए अब उसका मरना तय है। असल में जब थॉमस FBI में काम किया करता था तो उसको अपनी पहचान बदलकर कूपर की गैंग में शामिल होने का मिशन मिला था ताकि वो उसके इलीगल धंधे को बंद करवाने के लिए कुछ सबूत इकट्ठा कर सके। लेकिन इसी दौरान थॉमस को कूपर की बेटी से प्यार हो गया और फिर उन्होंने शादी करके कैरली को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही कूपर को थॉमस की सच्चाई का पता चला तो वो उसको मारना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में उसने थॉमस की जगह अपनी बेटी को ही बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया। अब कूपर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार थॉमस को ही मानता है, इसलिए वो उसको मारकर अपनी ग्रैंड डॉटर कार्ली को वापस पाना चाहता है क्योंकि वही उसकी बेटी की आखिरी निशानी थी। अब इस काम के लिए कूपर लंदन के सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर बिशप को कॉल करता है और बताता है तुम्हारा अगला टारगेट थॉमस है, जल्दी से उसको खत्म कर दो और फिर उसकी बेटी को मेरे पास लेकर आओ एकदम सही सलामत। जैसे ही तुम मेरा ये काम पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें इस काम की बहुत अच्छी कीमत दूंगा। अब कूपर का ऑफर सुनने के बाद बिशप तुरंत अपने काम पर लग जाता है और कुछ ही देर में थॉमस और कार्ली से जुड़ी सारी जानकारी निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैरली को देखते हैं जो इस वक्त एक सोशल सर्विस सेंटर में मौजूद थी। उसके साथ स्टेसी नाम की एक पुलिस ऑफिसर भी थी जो उसका ख्याल रख रही थी। लेकिन इसी दौरान वहां पर क्वीन की एंट्री होती है और वो स्टेसी से कहता है हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि थॉमस हॉस्पिटल से भाग चुका है और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। फिर उन दोनों के जाते ही थॉमस सोशल सर्विस सेंटर पहुंच जाता है और फिर वहां आकर सिक्योरिटी गार्ड की जमकर धुलाई करता है और पूछता है कि पुलिस वालों ने मेरी बेटी कहां पर रखी है। अब ये सब सुनकर सिक्योरिटी गार्ड उसको पूरी जानकारी बता देता है। लेकिन तभी हम बिशप को देखते हैं जो थॉमस से पहले ही वहां पर पहुंच गया था, लेकिन उसको तो कैरली कहीं पर भी नहीं मिलती, इसलिए वो सोशल सेंटर के कंप्यूटर से उसकी और जानकारी निकालने की कोशिश करता है। तभी वहां पर थॉमस की एंट्री होती है जो आसपास पड़ी लाशों को देखकर समझ जाता है कि बिशप जरूर कोई कातिल है, इसलिए वो तुरंत वहां से भागना शुरू कर देता है। फिर बिशप लगातार उसका पीछा करता है और कुछ देर बाद थॉमस किसी तरह से उसको चकमा देकर फिर से कंप्यूटर रूम में पहुंच जाता है। फिर वो कंप्यूटर के जरिए अपनी बेटी के बारे में सारी जानकारी निकाल लेता है और उसे पता चल जाता है कि पुलिस वाले उसकी बेटी को कहां पर लेकर गए हैं। फिर वो इस सारी जानकारी को एक पेपर के ऊपर लिख लेता है और वहां से जाते वक्त कंप्यूटर के साथ साथ बिशप के फोन को भी तोड़ देता है ताकि उसको कार्ली के बारे में कुछ भी पता ना चले। अब ऑफिस से बाहर आकर थॉमस एक टैक्सी में बैठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान बिशप की नजर उस पर पड़ जाती है और वो भी अपनी कार में बैठकर थॉमस का पीछा करना शुरू कर देता है। इस समय वो टैक्सी ड्राइवर बड़े ही मजे से टैक्सी चला रहा था, लेकिन इसी दौरान अचानक से उसके पास एक कॉल आती है जो किसी और की नहीं बल्कि बिशप की थी। दरअसल उसने हाईटेक कंप्यूटर के जरिए कार ड्राइवर की डिटेल्स निकालकर उसके फोन नंबर का पता लगा लिया था। अब बिशप ड्राइवर से कहता है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वक्त तुम्हारी टैक्सी में जो आदमी बैठा है वो एक बहुत ही बड़ा कातिल है जिसको हमारा पुलिस डिपार्टमेंट काफी सालों से ढूंढ रहा है, इसलिए जैसे मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करो। तुम्हारी लोकेशन से जो भी पेट्रोल पंप सबसे ज्यादा नजदीक हो तुम वहां पर जाओ और अपनी टैक्सी को कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा रहने दो। मैं जल्दी ही तुम्हारी टैक्सी को ट्रैक करता हुआ वहां पर पहुंच जाऊंगा और फिर उस कातिल को बड़ी ही आसानी से पकड़ लूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद ड्राइवर को बिशप पर भरोसा हो जाता है, इसलिए वो उसके प्लान के मुताबिक अपनी टैक्सी को एक पेट्रोल पंप पर खड़ा करके वहां से स्टोर के अंदर चला जाता है। तभी कुछ सेकंड बाद थॉमस को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो अपना दिमाग दौड़ाता है। तभी थोड़ी ही देर में बिशप भी उस पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है, लेकिन उसको टैक्सी के अंदर थॉमस मिलता ही नहीं। फिर वो स्टोर के अंदर जाकर वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसे पता चलता है कि थॉमस टैक्सी से बाहर निकलकर पीले रंग के ट्रक के पीछे चढ़ गया था जो कुछ सेकंड पहले ही पेट्रोल पंप से निकला है। अब ये बात पता चलते ही बिशप तुरंत अपनी कार में बैठकर उस ट्रक को ढूंढने की कोशिश करता है और कुछ ही देर बाद उसको वो पीला ट्रक मिल भी जाता है। लेकिन इसी दौरान
दौरान थॉमस भी बिशप को देख लेता है, जिसकी वजह से वो ट्रक से उतरकर एक केबल कार में जाकर बैठ जाता है। तभी बिशप भी वहां पर पहुंच जाता है, जो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालने के बाद केबल कार में बैठे दो गुंडों से चिल्लाकर कहता है कि अगर तुम इस आदमी को ठिकाने लगा दोगे तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। ये ऑफर सुनते ही दोनों गुंडे थॉमस को मारने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये उनका सबसे गलत फैसला था, क्योंकि थॉमस उनकी बहुत बुरे तरीके से धुलाई करता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर थॉमस एक और आदमी का फोन लेकर रे के पास कॉल करता है और बताता है कि इस वक्त मैं केबल कार में हूँ और मुझे अगले स्टेशन पर पहुँचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब ये बात सुनते ही रे उसको कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तभी हम बिशप को देखते हैं, जो अपनी कार में बैठकर अगले स्टेशन की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि थॉमस वहीं पर उतरने वाला है। फिर लोकेशन पर पहुंचते ही थॉमस तुरंत बाहर की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बिशप भी वहां पर पहुंच गया था। फिर वो अपनी गन निकालकर थॉमस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इसी दौरान वहां पर रे की एंट्री होती है, जो सही वक्त पर थॉमस को अपनी कार में बिठाकर वहां से निकल जाता है। तभी रास्ते में थॉमस को पता चलता है कि इस हमले में एक गोली उसके पेट में लग गई है, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बहने लगा है। ये बात पता चलते ही रे उसको तुरंत एक सेफ हाउस में लेकर जाता है और फिर वो उसकी गोली निकालकर उसका अच्छे से इलाज करता है। लेकिन तभी उसके पास FBI डिपार्टमेंट से कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि जिस आदमी ने तुम लोगों पर हमला किया था उसका नाम बिशप है और वो कूपर के लिए ही काम करता है। असल में बिशप पहले स्पेशल फोर्स में हुआ करता था, लेकिन वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया, जो अपना एक भी मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। इसलिए तुम दोनों एकदम चौकन्ना रहना, क्योंकि बिशप तुम्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर फोन काटने के बाद थॉमस रे से साफ साफ पूछता है कि आखिर तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो। फिर रे उसको बताता है कि तुम अच्छे से जानते हो हमारा डिपार्टमेंट कूपर को पकड़ने के लिए कितने सालों से मेहनत कर रहा है, और इतने सालों में कूपर ने अपने आर्म्स डीलिंग के बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से दिन ब दिन क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बार हमारे पास उसको पकड़ने का मौका है, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। हम तुम्हारे जरिए कूपर तक पहुंचकर उसका काम आसानी से तमाम कर देंगे, और यही वजह है कि डिपार्टमेंट वाले तुम्हें हर एक तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बेटी को भी कुछ नहीं होने देंगे। अगले सीन में हम बिशप को देखते हैं, जो रे की कार का नंबर इस्तेमाल करके उसकी कार की डिटेल्स निकाल लेता है और फिर वो कार में लगे GPS डिवाइस के जरिए उनको ट्रैक करता हुआ सेफ हाउस तक पहुंच जाता है। फिर वहां पर पहुंचने के बाद बिशप अपनी गन रेडी करके सेफ हाउस के अंदर जाने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम रे और थॉमस को देखते हैं, जो कैरली को वापस लाने के लिए दूसरे सेफ हाउस में जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान बिशप वहां पर आ जाता है और अपनी गन से उन दोनों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। अब खुद का बचाव करने के लिए रे और थॉमस दोबारा से घर के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन बिशप तो अभी भी उनके ऊपर लगातार गोलियां चला रहा था। तभी एक गोली सीधा रे के कंधे पर लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अब ये सब देखने के बाद थॉमस रे को तुरंत बिल्डिंग के पीछे वाले दरवाजे से बाहर ले जाता है और फिर वो दोनों कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में थॉमस को पता चलता है कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से रे ने अपना दम तोड़ दिया है। अब ये बात पता चलते ही थॉमस पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि रे उसका बहुत अच्छा दोस्त था। अगले सीन में हम बिशप को देखते हैं, जो रे की कार को ट्रैक करते हुए उसकी कार तक पहुंच जाता है, लेकिन कार के अंदर उसको सिर्फ रे की लाश मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि थॉमस ने उसे एक बार फिर से चकमा दे दिया। फिर वो निराश होकर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी पीछे से थॉमस उस पर गन तान देता है और कहता है, चुपचाप मेरी बताई हुई लोकेशन पर चलो, अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा। अब ये धमकी सुनने के बाद बिशप समझ जाता है कि उसके पास इसका कहना मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो बिना वक्त गवाए अपनी कार को स्टार्ट करके थॉमस की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। तभी थॉमस बिशप को बांधकर उसे कहता है कि तुम अभी की अभी कूपर को फोन लगाओ और बताओ कि तुमने मुझे मार दिया है और मेरी बेटी भी तुम्हारे ही पास है। अब जिस समय इनकी बातें चल रही थी तो बिशप चुपचाप से अपने हाथों को खोल लेता है और फिर वो मौका मिलते ही
थॉमस पर जोरदार हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। लेकिन आखिर में थॉमस किसी तरह से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके बिशप को अपने पास मौजूद नदी के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद वो जल्दी से कार में बैठकर कैरली को लेने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम ऑफिसर स्टेसी को देखते हैं, जो इस वक्त सेफ हाउस में कैरली की देखभाल कर रही थी। लेकिन कूपर को किसी तरह से उनकी लोकेशन का पता चल गया था और फिर वो अपने आदमियों को लेकर सेफ हाउस पहुंच जाता है और वहां पर मौजूद FBI एजेंट्स को खत्म करके स्टेसी को भी बंदी बना लेता है। अब आखिरकार उसकी मुलाकात अपनी ग्रैंड डॉटर से हो ही जाती है। लेकिन इतने में थॉमस भी रे की बताई हुई लोकेशन के मुताबिक सेफ हाउस तक पहुंच जाता है। फिर वो सेफ हाउस के अंदर जाने से पहले कूपर के सभी आदमियों को बहुत ही होशियारी से चुन चुन कर मारता है। लेकिन जब वो अपने रास्ते आगे बढ़ने लगता है तो उसका सामना एक बार फिर से बिशप से हो जाता है और इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर वो बिना वक्त गवाए थॉमस के ऊपर हमला कर देता है और उसकी खूब धुलाई करता है। फिर थॉमस भी उसके हर एक हमले का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार तो उसका कोई भी पैतरा काम नहीं आता। फिर कुछ देर तक मार खाने के बाद थॉमस जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद बिशप वहीं पास में ही पड़ी एक कुल्हाड़ी को उठाता है और थॉमस का खेल खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन थॉमस ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो एक बार फिर से खड़ा होकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके बिशप से लड़ाई करता है और इस बार उसका हमला बहुत ही खतरनाक था, जिसकी वजह से बिशप सीधा जमीन पर रखी कुल्हाड़ी के ऊपर जाकर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर बिशप से निपटने के बाद वो सीधा सेफ हाउस के अंदर पहुंचता है, जहां कूपर और उसकी असिस्टेंट हैना मौजूद थी। इस वक्त कैरली कूपर की गोद में थी और वो उसको बताता है कि मैं तुम्हारा नाना हूँ। फिर जिस समय इन दोनों की बातें चल रही थी तभी थॉमस अपनी गन बाहर निकाल लेता है, लेकिन कूपर उसको कहता है तुम कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है। और इतना कहने के बाद वो थॉमस को बताता है कि मैं बहुत सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था और आज मुझे मौका मिल ही गया कि मैं तुमसे मिलकर अपनी बेटी की मौत का बदला ले सकूं। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि आज के बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे। अब थॉमस के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपनी गन को जमीन पर फेंक देता है। लेकिन उसने कूपर को मारने का पहले से ही एक बढ़िया प्लान बना रखा था। असल में वो अपने साथ एक चाकू लेकर आया था, जिसको वो चुपचाप से अपनी जेब से बाहर निकालता है और फिर मौका मिलते ही उस चाकू से कूपर पर हमला करके सोफा के पीछे कूद जाता है और फिर वो पास में पड़ी गन उठाकर हैना का भी खेल खत्म कर देता है। तभी उसकी बेटी भागकर उसके पास आ जाती है और गले से लग जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।